लंदन की ठंडी रात में हैटी के नेतृत्व में एक सीक्रेट इंटेलिजेंस टीम अपने अब तक के सबसे खतरनाक मिशन पर निकलती है। उनका निशाना है एक जैविक हथियार स्नोफ्लेक, एक ऐसा वायरस जो इंसानी शरीर को कुछ ही पलों में खत्म कर सकता है। यह वायरस टेक कल्ट संगठन ईडन के कब्जे में है। हेलीकॉप्टर इमारत के बाहर टीम को उतारता है और बिना वक्त गंवाए वे सामने का दरवाजा उड़ाकर अंदर घुस जाते हैं। गैरेज में पहुंचते ही ग्रेनेड फेंका जाता है, अफरा तफरी मचती है और टीम दुश्मनों पर टूट पड़ती है। गोलियां चलती हैं, लेकिन ज्यादातर गार्ड्स हाथों हाथ की लड़ाई में ही ढेर हो जाते हैं। इसी बीच हैटी चुपचाप एक ट्रक तक पहुंचती है और एक लॉक्ड कंटेनर को हैक करके वायरस अपने कब्जे में ले लेती है। तभी अचानक उसके सामने आता है ब्रिक्सटन, एक पूर्व सीक्रेट एजेंट जो अब साइबरनेटिक ताकतों से लैस होकर ईडन के लिए काम कर रहा है। पूरी टीम उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन ब्रिक्सटन अपनी खास आंखों से सबको स्कैन करता है और फिर बिजली जैसी रफ्तार से हमला करता है। कुछ ही सेकंड में पूरी टीम जमीन पर पड़ी होती है। हैटी फायर करती है, लेकिन ब्रिक्सटन अपने हाथों से गोलियां रोक लेता है। घबराकर हैटी ट्रक का दरवाजा बंद कर लेती है, मगर ब्रिक्सटन मुक्कों से उसे तोड़ने लगता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि हैटी ड्राइवर सीट पर जा रही है, वह विंडशील्ड पर फायर करता है। हैटी रिवर्स में ट्रक दौड़ाती है, रास्ते की गाड़ियां हटाती हुई गेट तोड़कर भाग निकलती है। आखिरी उपाय के तौर पर वह स्नोफ्लेक वायरस अपने ही शरीर में इंजेक्ट कर लेती है। जब ब्रिक्सटन बाहर आता है, हैटी गायब हो चुकी होती है। दूसरी ओर लॉस एंजेलिस में एजेंट हॉब्स एक कराओके बार में घुसता है। बैकस्टेज में छिपे गैंगस्टर्स उसके लिए कोई चुनौती नहीं होते। कुछ ही मिनटों में वह सबको पीट देता है और बॉस को टैटू चेयर पर बैठाकर वायरस के बारे में पूछताछ करता है। जानकारी न मिलने पर वह उसके माथे पर एक अपमानजनक टैटू बना देता है और चला जाता है। उधर लंदन में एजेंट शॉ एक हाई प्रोफाइल पार्टी में पहुंचता है। वीआईपी एरिया में वह अपने टारगेट्स तक पहुंचता है और आसपास की हर चीज को हथियार बनाकर कुछ ही पलों में सबको ढेर कर देता है। बॉस को खिड़की से बाहर लटकाकर पूछताछ करता है, लेकिन यहाँ भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। कुछ समय बाद हॉब्स अपनी बेटी सैम के साथ लंच पर होता है। सैम अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए फैमिली ट्री बना रही होती है, लेकिन हॉब्स अपने अतीत पर बात करने से बचता है। तभी एक CIA एजेंट आकर बताता है कि स्नोफ्लेक वायरस इंसानी अंगों को पिघला सकता है। एजेंसी को लगता है कि हैटी ने अपनी टीम को मारकर वायरस चुराया है। वैज्ञानिक भी गायब है। हॉब्स को हैटी को ढूंढने का आदेश मिलता है। इस बार उसे अकेले नहीं बल्कि लंदन में एक कॉन्टैक्ट के साथ काम करना होगा। इसी दौरान शॉ जेल में अपनी माँ से मिलने जाता है। माँ हैटी के बारे में पूछती है, लेकिन शॉ बताता है कि दोनों के बीच दूरी आ चुकी है। जाते वक्त माँ दिखाती है कि वह बातचीत के दौरान ही हथकड़ियां खोल चुकी है। बाहर निकलते ही शॉ को भी CIA एजेंट मिलता है, जो उसे बताता है कि अगर वह वायरस वापस दिलाने में मदद करे तो हैटी को माफी मिल सकती है। अनिच्छा के बावजूद शॉ मान जाता है। इस बीच हैटी को अपने सीनियर्स का फोन आता है। वे उससे सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन हैटी समझ जाती है कि वे उसे ही दोषी मान चुके हैं। अगर वह सामने आई तो मारी जाएगी। वह अपने अपार्टमेंट में छिपे हथियार निकालती है और चारों तरफ जाल बिछा देती है। जब हॉब्स और शॉ को एक ही मिशन पर लगाया जाता है तो टकराव तय होता है। दोनों पुराने दुश्मन हैं। बहस बढ़ती है, कुर्सी दरवाजे पर उड़ती है और आखिरकार वे तय करते हैं कि अलग अलग काम करेंगे। जो पहले स्नोफ्लेक ढूंढेगा वही जीतेगा। हॉब्स सिक्योरिटी फुटेज देखकर समझ जाता है कि हैटी उन इलाकों में छिपी है जहां कैमरे नहीं हैं। उधर शॉ हैटी के अपार्टमेंट में घुसता है, जाल को पहचान कर बचता है और अंदर एजेंट से भयानक हाथापाई करता है। फर्नीचर टूटता है, खिड़की से लोग गिरते हैं, लेकिन शॉ आखिरकार बच निकलता है। इधर हैटी होटल में भेस बदलती है, लेकिन बाहर निकलते वक्त हॉब्स से आमना सामना हो जाता है। हैटी हेलमेट से वार करती है, आसपास की चीजें फेंकती है, लेकिन हॉब्स उसे काबू में कर लेता है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। हॉब्स हैटी के हर वार को आसानी से रोक लेता है और कुछ ही पलों में उसे हथकड़ी लगा देता है। लेकिन हैटी हार मानने वालों में से नहीं है। वह लगातार वार करती रहती है, उसे घूंसे मारती है और एक पल के लिए उसे चॉक होल्ड में भी जकड़ लेती है। फिर भी हॉब्स अपनी ताकत दिखाते हुए उसे सिर्फ एक हाथ से उठाकर जमीन पर पटक देता है और साफ हो जाता है कि इस टक्कर में फिलहाल वही भारी है। अगले दिन ब्रिक्सटन ईडन के मुख्यालय पहुंचता है, जहां उसके साइबरनेटिक एनहांसमेंट्स का अपडेट किया जाता है। यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है, लेकिन उसी दौरान सच्चाई सामने आती है। ईडन का असली मकसद स्नोफ्लेक वायरस के जरिए आम इंसानों को खत्म करना और सिर्फ एनहांस्ड लोगों की एक नई सुपरह्यूमन नस्ल खड़ी करना है। CIA बेस में हॉब्स हैटी से कहता है कि उसकी लड़ने की शैली देखकर उसे यकीन है कि उसने अपनी टीम को नहीं मारा। फिर भी
जब तक उसके पास ठोस सबूत नहीं आ जाते वह उसे आजाद नहीं कर सकता। तभी हॉब्स को अपनी बेटी सैम का फोन आता है। वह बाहर कॉल अटेंड करने चला जाता है और एक एजेंट को हैटी पर नजर रखने के लिए छोड़ देता है। यही मौका हैटी के काम आता है। वह अपनी नेकलेस तोड़ती है और उसके एक टुकड़े से टेबल के नीचे हथकड़ी खोल लेती है। इसके बाद वह कुर्सियों का सहारा लेकर उस एजेंट पर हमला करती है, उसे बेहोश करती है और उसकी बंदूक छीन लेती है। तभी हॉब्स वापस लौटता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हैटी बंदूक तानकर उसे चेतावनी देती है। इसी पल शॉ वहां पहुंचता है, अपनी बंदूक निकालता है और खुलासा करता है कि हैटी उसकी बहन है और वह उसकी रिहाई चाहता है। तीनों के बीच बहस तेज हो जाती है। झल्लाकर हैटी सच्चाई बता देती है कि वायरस उसके हाथ में लगे एक कैप्सूल के अंदर है। तभी अचानक जोरदार धमाके के साथ खिड़की टूट जाती है और झटके से हैटी बेहोश हो जाती है। ब्रिक्सटन अपने आदमियों के साथ अंदर घुसता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। एजेंट्स को छिपना पड़ता है और ब्रिक्सटन हैटी को किडनैप कर लेता है। खास हार्नेस की मदद से वे खिड़की से बाहर कूदते हैं और इमारत की दीवारों पर दौड़ते हुए नीचे उतरने लगते हैं। हॉब्स और शॉ फुर्ती से बचे हुए दुश्मनों को ढेर करते हैं। हॉब्स रस्सी के सहारे नीचे कूदता है जबकि शॉ लिफ्ट से नीचे जाता है। हॉब्स एक दुश्मन के ऊपर गिरकर उसे लिफ्ट से टकरा देता है और फिर दूसरे से भिड़ जाता है। उधर हैटी होश में आती है और ब्रिक्सटन के सूट से एक चाकू चुरा लेती है। वह रस्सी काट देती है और सभी एक कांच की छत पर आ गिरते हैं। उसी वक्त लिफ्ट नीचे पहुंचती है और शॉ दुश्मनों से भिड़ते हुए उनकी बंदूकें छीन लेता है और फायरिंग शुरू कर देता है। हॉब्स ब्रिक्सटन पर छलांग लगाता है, कांच टूट जाता है और सभी एक गाड़ी के ऊपर आ गिरते हैं। हॉब्स हमला करता है लेकिन ब्रिक्सटन अपनी जबरदस्त ताकत से उसे कार पर फेंक देता है। इसी पल शॉ और ब्रिक्सटन एक दूसरे को पहचान लेते हैं। सामने आता है कि वे कभी एक ही टीम में थे। ब्रिक्सटन ने सीक्रेट एजेंसी छोड़कर ईडन का साथ चुना था और उसी वजह से शॉ को उसे खत्म करने का आदेश मिला था। शॉ हमला करता है लेकिन ब्रिक्सटन उसे भी आसानी से काबू में कर लेता है। हॉब्स एक एजेंट को गिराकर उसका ग्रेनेड छीन लेता है और उसे एक कार की ओर फेंक देता है जो ब्रिक्सटन के ऊपर आ गिरती है, मगर ब्रिक्सटन अपने एनहांस्ड हाथों से उसे रोक लेता है। हैटी एक और एजेंट को ढेर करती है और हॉब्स उसके पीछे दौड़ता है। तभी शॉ अपनी कार लेकर आता है और दोनों को वहां से निकाल लेता है। अब सड़कों पर पीछा शुरू होता है। ब्रिक्सटन और उसके आदमी बाइकों पर उनका पीछा करते हैं। शॉ पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाता है, आम लोगों से बचते हुए, और हॉब्स मौका मिलते ही बाइकर्स पर गोलियां चलाता है। धीरे धीरे सारे बाइकर्स गिर जाते हैं और सिर्फ ब्रिक्सटन बचता है जिसकी मॉडिफाइड बाइक हर रुकावट पार कर लेती है। वह फायरिंग करता है और शॉ की कार उसके और लौटते एजेंट्स के बीच फंस जाती है। हॉब्स एक आदमी को बाइक से खींचकर दीवार पर दे मारता है। शॉ एक खतरनाक दांव खेलता है और कार को एक चलते ट्रक के नीचे से निकाल लेता है। ब्रिक्सटन अपनी स्पेशल बाइक से फिर भी पीछा करता रहता है। तभी शॉ अचानक यू टर्न लेता है और ब्रिक्सटन सीधा एक बस से टकरा जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वे भाग निकलते हैं। कुछ ही देर बाद ब्रिक्सटन ईडन की मदद से सभी न्यूज नेटवर्क हैक करवा देता है। झूठी खबरें चलने लगती हैं और टीवी पर हॉब्स और शॉ को खतरनाक आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। यह देखकर हैटी समझ जाती है कि अब वायरस बनाने वाले वैज्ञानिक को ढूंढना ही एकमात्र रास्ता है। हॉब्स उसे CIA से मिली उसकी तस्वीर दिखाता है। कुछ घंटों की तलाश के बाद तीनों डॉक्टर एंड्रियो को ढूंढ निकालते हैं और सड़क पर उसे घेर लेते हैं। एक पुरानी इमारत में एंड्रियो सच बताता है, 42 घंटों में कैप्सूल घुल जाएगा और वायरस हवा में फैल जाएगा। ईडन ने उससे वैक्सीन पहुंचाने के लिए यह तकनीक बनवाई थी, लेकिन बाद में उसे जानलेवा हथियार में बदल दिया। यह उसके उसूलों के खिलाफ था, इसलिए वह वहां से भाग गया। वायरस को फिर से प्रोग्राम करने के लिए कैप्सूल निकालना जरूरी है, लेकिन हैटी को नुकसान पहुंचाए बिना यह सिर्फ यूक्रेन में मौजूद ईडन फैसिलिटी की एक खास मशीन से ही हो सकता है। यही से उनका अगला मिशन शुरू होता है। ब्रिक्सटन एंड्रियो को लोहे की जंजीर से लटका देता है। डर पैदा करने के लिए वह उसके आसपास लगे टारगेट्स पर लगातार गोलियां दागता है। हर गोली के साथ एंड्रियो की सांसें और तेज हो जाती हैं, लेकिन वह झुकने से इनकार कर देता है। जब वह सहयोग करने से मना करता है तो ब्रिक्सटन उसके सामने फ्लेमथ्रोवर ऑन कर देता है और साफ कह देता है, या तो साथ दो या यहीं जलकर खत्म हो जाओ। इसी बीच मॉस्को में हॉब्स, शॉ और हैटी अंडरवर्ल्ड की ताकतवर महिला मार्गरीटा से मिलने पहुंचते हैं। मार्गरीटा अपने पुराने प्यार शॉ का स्वागत एक किस के साथ करती है, जैसे बीते दिन अब भी जिंदा हों। इसके बाद
बाद वह उन्हें ईडियन की सीक्रेट फैसिलिटी से जुड़ी पूरी जानकारी देती है। योजना साफ होती है, हैटी जानबूझकर पकड़ी जाएगी ताकि उसे सीधे एक्सट्रैक्शन मशीन तक ले जाया जाए और बाहर मौजूद हॉब्स और शॉ उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। मिशन के लिए मार्गरीटा उन्हें हथियारों और हाईटेक गैजेट्स से लैस कर देती है। शाम होते ही हैटी को कैदी बनाकर ब्रिक्सटन के हवाले कर दिया जाता है। अगली सुबह वह ईडियन की फैसिलिटी पहुंचती है, जबकि शॉ और हॉब्स प्लेन से उसका पीछा करते हुए ऊपर से कूदते हैं और एक साइलो के जरिए अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाते ही दोनों गार्ड्स को रास्ते से हटाते चलते हैं। वहीं हैटी को सीधे लैब ले जाया जाता है, जहां एंड्रियो एक्सट्रैक्शन मशीन तैयार कर रहा होता है। हॉब्स और शॉ इमारत में विस्फोटक लगा देते हैं, जो ठीक 45 मिनट में फटने वाले होते हैं। इसके बाद वे अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ते हैं। हॉब्स को सिर्फ एक गार्ड से निपटना पड़ता है, जबकि शॉ को एक साथ कई गार्ड से भिड़ना पड़ता है। वह बिना रुके सबको गिराता है और फिर दोनों बेहोश पड़े गार्ड्स की मदद से अगले दरवाजे खोलते हैं। लेकिन जैसे ही वे एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं, ब्रिक्सटन और उसके आदमी उन्हें घेर लेते हैं और पल भर में दोनों बेहोश हो जाते हैं। लैब में हैटी के हाथ एक टेबल से बंधे होते, लेकिन उसके पैर खुले होते हैं। मौका देखते ही वह गार्ड्स पर हमला करती है, इंजेक्शन की सुई छीनकर उन्हें गिरा देती है। अपने मुंह में छुपाए पिक से वह हथकड़ी खोलती है, मशीन उठाती है और एंड्रियो के साथ एक दूसरे रास्ते से निकल पड़ती है। रास्ते में वह कुछ वैज्ञानिकों को बेहोश करती हुई आगे बढ़ती है। उधर होश में आते ही हॉब्स और शॉ खुद को कुर्सियों से जंजीरों में जकड़ा हुआ पाते हैं। ब्रिक्सटन उन्हें बार बार बिजली का झटका देता है और इंसानियत को शुद्ध करने की अपनी विकृत सोच सुनाता है। वह दोनों को ईडियन ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन इनकार मिलते ही झटके और तेज हो जाते हैं। इसी वक्त हैटी और एंड्रियो ट्रक में भागने ही वाले होते हैं कि हैटी को हॉब्स और शॉ की चीखें सुनाई देती हैं। वह पलटती है। अंदर पहुंचते हुए हॉब्स जानबूझकर ब्रिक्सटन का ध्यान भटकाने के लिए ईडियन ज्वाइन करने में दिलचस्पी दिखाता है। उसी दौरान हैटी पीछे से ब्रिक्सटन तक पहुंच जाती है, लेकिन गार्ड्स उसे गोली नहीं मार सकते क्योंकि उन्हें वह जिंदा चाहिए। बदकिस्मती से उसकी बंदूक जवाब दे जाती है। तभी एंड्रियो फ्लेमथ्रोवर लेकर आता है और आग की लपटें ब्रिक्सटन को पीछे धकेल देती हैं। आग की आड़ में हॉब्स और शॉ कुर्सियां तोड़कर खुद को आजाद कर लेते हैं। तीनों मिलकर गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं, हथियार छीनते हैं और पूरे कमरे को जंग का मैदान बना देते हैं। आग बुझते ही ब्रिक्सटन फिर उठ खड़ा होता है और गुस्से में एंड्रियो को मार देता है। इसके बाद एक जबरदस्त पीछा शुरू होता है। हैटी कंटेनरों के ऊपर दौड़ते हुए भागती है और कार में कूदकर बताती है कि उसने मशीन एक ट्रक में छुपा दी है। हॉब्स ट्रक ढूंढने निकलता है, जबकि गार्ड्स गाड़ियों में उनका पीछा करते हैं। जैसे ही ब्रिक्सटन देखता है कि हॉब्स ट्रक लेकर निकल चुका है, वह छलांग लगाकर अपनी बाइक पर सवार हो जाता है और पीछा शुरू करता है। उसी वक्त विस्फोटक फटते हैं और हॉब्स दीवारें तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। खुले इलाके में ब्रिक्सटन 3 ड्रोन एक्टिव करता है। ड्रोन शॉ को ढूंढ लेते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। शॉ खिड़की तोड़कर फैक्ट्री में घुसता है। वहीं हॉब्स एक ड्रोन को टक्कर मारकर गिरा देता है और दुश्मन गाड़ियों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। शॉ हवा में रहते हुए ड्रोन गिरा देता है, लेकिन झटके से हैटी कार के बोनट पर आ गिरती है। कार जवाब देने लगती है, मगर हैटी आखिरी ड्रोन को भी गिरा देती है। हॉब्स हाथ बढ़ाता है और हैटी छलांग लगाकर उसे पकड़ लेती है। ठीक उसी पल ब्रिक्सटन उसे पकड़ने से चूक जाता है। शॉ कार को ट्रक के पीछे उतार देता है और खुद कूद जाता है। कार फटती है और फैसिलिटी का बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। अब ट्रक के पीछे आखिरी जंग शुरू होती है। हॉब्स हैटी को ड्राइविंग सौंप देता है और खुद शॉ के साथ ब्रिक्सटन से भिड़ जाता है। 2 के खिलाफ 1 होने के बावजूद ब्रिक्सटन बेहद ताकतवर साबित होता है। वह उन्हें मारने ही वाला होता है कि अचानक एक इमारत ट्रक के पीछे गिर जाती है। हॉब्स और शॉ आगे की सीटों में कूदकर बच जाते हैं, जबकि ब्रिक्सटन को जान बचाने के लिए ट्रक से छलांग लगानी पड़ती है। यहीं से कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ती है। कुछ दूर जाकर तीनों ट्रक को एक सुनसान और सुरक्षित जगह पर रोकते हैं। यहीं उन्हें एहसास होता है कि लड़ाई के दौरान एक्सट्रैक्शन मशीन बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि हैटी खुद को कुर्बान करने तक के लिए तैयार हो जाती है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके, लेकिन शॉ उसे खोने के लिए तैयार नहीं होता। उसके लिए यह सिर्फ मिशन नहीं बल्कि परिवार का सवाल बन चुका होता है। तभी हॉब्स एक रास्ता सुझाता है। समोआ, उसका घर
उसकी जमीन जहां वे छिप भी सकते हैं और आखिरी दांव भी खेल सकते हैं। डिंकली की मदद से वे बिना किसी रुकावट के समोआ पहुंच जाते हैं। समोआ में हॉब्स अपने भाई जोना से मिलता है और मिलते ही पुरानी नाराजगी सामने आ जाती है। जोना बिना कुछ कहे हॉब्स को मुक्का मार देता है। दोनों भाइयों में बहस तेज हो जाती है, लेकिन तभी उनकी माँ चप्पल उछालकर माहौल शांत कर देती है। घर के अंदर तीनों जोना से मशीन ठीक करने की गुहार लगाते हैं, लेकिन जोना साफ मना कर देता है। वह फिर से हॉब्स की मुसीबतों में नहीं पड़ना चाहता। माँ की डांट और परिवार की मजबूरी आखिरकार उसका दिल पिघला देती है और वह मदद के लिए तैयार हो जाता है। वे जोना की कार वर्कशॉप पहुंचते हैं। हॉब्स हथियारों की तलाश करता है, लेकिन उसकी माँ पहले ही सारी बंदूकें हटवा चुकी होती हैं। वहाँ सिर्फ पारंपरिक हथियार बचे होते हैं, लकड़ी, रस्सियां और पुरानी तकनीकें। जोना मशीन को ठीक करने में जुट जाता है, जबकि बाकी लोग पूरे इलाके में जाल बिछाते हैं। इसी बीच हैटी ईडियन के सिस्टम में घुसकर दुश्मनों के डिजिटल हथियारों को बंद करने का तरीका निकाल लेती है, लेकिन यह सुरक्षा सिर्फ 6 मिनट के लिए ही टिकने वाली होती है। कुछ पल की शांति में हैटी और शॉ अपने दिल का बोझ एक दूसरे के सामने खोलते हैं। डर, पछतावा और उम्मीद सब कुछ साझा होता है और एक खामोश किस में दोनों की भावनाएं जुड़ जाती हैं। अब कैप्सूल के घुलने में सिर्फ 30 मिनट बचे होते हैं। तभी जोना मशीन ठीक कर देता है और एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाता है। उसी पल दुश्मनों की गाड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जंग शुरू होने वाली होती है। लड़ाई से पहले हॉब्स अपने भाई से परिवार छोड़ने की गलती के लिए माफी मांगता है। दोनों गले मिलते हैं। उधर शॉ और हैटी भी एक दूसरे से वादा करते हैं कि इस बार रिश्तों से भागेंगे नहीं। बाहर निकलते ही ब्रिक्सटन की टीम चारों तरफ से इलाके को घेर लेती है। जैसे ही दुश्मन फायरिंग की कोशिश करते हैं, उनके हथियार अचानक जवाब दे देते हैं। हैटी की हैकिंग काम कर चुकी होती है। परंपरागत मंत्रों के साथ हॉब्स एक विस्फोट सक्रिय करता है। कई गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं और दुश्मनों की कतारें टूट जाती हैं। तभी शॉ एक ट्रक लेकर बाहर आता है, जिसके पीछे लगा फ्लेमथ्रोवर आग का घेरा बना देता है। अब लड़ाई आमने सामने की होती है। बंदूकों पर निर्भर एजेंट पारंपरिक हथियारों के सामने टिक नहीं पाते। सिर्फ ब्रिक्सटन ही डटा रहता है, जिसकी ताकत किसी मशीन से कम नहीं लगती। इसी अफरा तफरी में कुछ एजेंट चुपके से हैटी तक पहुंच जाते हैं, जो अब भी मशीन से जुड़ी होती है। वह अकेले दम पर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं। शॉ दौड़कर उसकी मदद करता है। भाई बहन मिलकर दुश्मनों को गिराते हैं बिना एक्सट्रैक्शन रोके। तभी एक कार उनकी ओर भेजी जाती है। दोनों छलांग लगाकर बच जाते हैं, लेकिन धमाके की लहर हैटी को चकरा देती है और वह भीड़ में खो जाती है। उसी समय ईडन का हेलीकॉप्टर उतरता है। ब्रिक्सटन हैटी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबा देता है। हैटी उसके चेहरे पर थूकती है, लेकिन वह उसे हेलीकॉप्टर की ओर घसीट ले जाता है। हॉब्स और शॉ ट्रक से पीछा करते हैं। शॉ ड्राइव करता है, हॉब्स पीछे जंजीर संभालता है। एक बड़े जंप पर हॉब्स जंजीर फेंककर हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। इंजन गरजता है, जंजीर खींचने लगती है। गुस्से में ब्रिक्सटन पायलट को बाहर फेंक देता है और खुद कंट्रोल संभाल लेता है। हेलीकॉप्टर को पीछे खींचते हुए ट्रक को हवा में उठा लेता है। तभी जोना और उसके भाई और ट्रकों के साथ पहुंच जाते हैं। वे अपने ट्रकों को जोड़ते हैं, वजन बढ़ाते हैं। 4 गाड़ियां एक साथ जुड़ जाती हैं। ब्रिक्सटन हेलीकॉप्टर को चट्टान की ओर मोड़ देता है, लेकिन बूस्टर्स की मदद से ट्रक जमीन पर टिक जाते हैं। हथियार फिर से चालू हो जाते हैं। गोलियां चलती हैं, ट्रक अलग हो जाते हैं। सड़क पर बिछे जाल फटने लगते हैं और पीछा कर रही गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। जंजीर टूट जाती है, लेकिन हॉब्स आखिरी पल में उसे पकड़ लेता है। शॉ ट्रक घुमाता है। हॉब्स दोबारा जंजीर जोड़ देता है। इसी बीच हैटी अपने आसपास के गार्ड्स से लड़ती है। फायरिंग से हेलीकॉप्टर बुरी तरह डैमेज हो जाता है और चट्टान से नीचे गिरने लगता है। ट्रक भी उसके साथ लुढ़क जाता है। जोरदार टक्कर के बावजूद ब्रिक्सटन जिंदा बच जाता है। हैटी सुरक्षित होती है और मशीन अब भी काम कर रही होती है। ब्रिक्सटन अपने एक आदमी को आदेश देता है कि जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचे, हैटी को गोली मार दे। तभी हॉब्स और शॉ पानी से बाहर निकलते हैं और आखिरी बार ब्रिक्सटन से भिड़ते हैं। वह अब भी भारी पड़ता है। हेलीकॉप्टर के टुकड़ों से हमला करता है, लेकिन इस बार दोनों एक साथ चाल चलते हैं। एक ध्यान भटकाता है, दूसरा वार करता है। कई घातक वारों के बाद वे ब्रिक्सटन को काबू में कर लेते हैं। काउंटडाउन 0 पर पहुंचते ही हैटी हेलीकॉप्टर की केबल्स से छोटा धमाका करती है और दुश्मन को गिरा देती है। फिर वह उसे चॉकहोल्ड में बेहोश कर देती है। आखिरी वार में हॉब्स और शॉ उसे चट्टान पर पटक देते हैं। शॉ उसकी बंदूक उठाता है, लेकिन उसे मारने से इनकार कर देता है, क्योंकि हार के साथ जीना मौत से ज्यादा दर्दनाक होता है। वापस वर्कशॉप में हॉब्स की माँ
पूरे गांव को इकट्ठा कर लेती है। बचे हुए एजेंट्स चारों ओर से घिर जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। दूर कहीं ईडन ब्रिक्सटन की आंखों में लगे कैमरों से सब देख रहा होता है। वह उसे डीएक्टिवेट कर देता है और ब्रिक्सटन का शरीर समुद्र में गिर जाता है। उसका बॉस एक आखिरी संदेश भेजता है, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अंत में हॉब्स अपनी बेटी सैम को अपने परिवार से मिलवाता है। वहीं हैटी और शॉ अपनी माँ से मिलने जाते हैं और उसे आजादी दिलाने में मदद करते हैं। एक कहानी का अंत होता है, लेकिन कुछ रिश्ते और जंगें हमेशा के लिए रह जाती हैं।